Let's start section 15 of the Relief Act, Specific Relief Act 1963. Section 15 क्या बात करता है? Who may obtain specific performance means ऐसे कौन से पर्सन हैं जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और यस दे आर एलिजिबल ओनली फॉर ऑब्टेनिंग, उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता. दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेक्शन. सो आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे बच्चे, क्वेश्चन प्री में ऑलरेडी आया हुआ है, प्री एग्जाम्स में. सेक्शन 15 को यू विल स्टार्ट विद रिलेटिंग it to the section 19 of the same act. सेक्शन 19 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो होगा वो आप कोरिलेट करके इस पूरे क्वेश्चन को लिख के आएंगे अगर मेंस में आता है इन अ रिटन फॉर्म. सो द वेरी फर्स्ट पर्सन हु कैन ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज एनी पार्टी टू द सूट. कोई भी पार्टी जो होगी वो सूट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकती है. सपोज ए एंड बी है, अगर ए की तरफ से डिफॉल्ट हो रहा है तो बी क्लेम कर सकती है उसके अगेंस्ट, और अगर बी की तरफ से डिफॉल्ट हो रहा है तो ए क्लेम कर सकता है. सो एनी पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. देन सेकेंड नंबर, ध्यान से सुनते जाइए कौन कौन क्लेम कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. द रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी. राइट, प्रिंसिपल हो सकता है मीन्स एजेंट का प्रिंसिपल. सो फर्स्ट इज हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट में उनका भी फायदा है और ये उनके हक में है. सेकेंडली इट्स प्रिंसिपल ऑफ एनी एजेंट. तो ये क्या कहते हैं बच्चे, दैट सपोज कीजिए ए या बी का सन ये है ए, ये है बी, ठीक है, सन रिलेशन है, असाइन, इनके बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है, फादर सन का हो सकता है, असाइनर असाइनी का हो सकता है, ट्रांसफरर ट्रांसफरी का हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इन सूट जो होते हैं वो ये होते हैं, लाइक एक फादर है वो किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो ए का जो सन है उसका इंटरेस्ट है अपने फादर के डीलिंग्स में. राइट, ऐसे ही ट्रांसफरी है कोई तो उनके जो कोई रिलेशन में है उनका हो सकता है. असाइन है मीन्स पार्टीज जो डील कर रही होती है, लेकिन उनके अलावा थर्ड पार्टीज भी होती हैं जिनका उनके साथ रिप्रेजेंटेशन या रिलेशन होता है. बट प्रोवाइडेड, इसमें एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट लर्निंग है, स्किल है, सॉल्वेंसी से रिलेटेड है, पर्सनल क्वालिफिकेशन है ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कि स्किल पर्सनल क्वालिफिकेशन की नीड है, ठीक है, सोलवेंसी से रिलेटेड है, तो वहां पर आपको क्या है, ये मटेरियल थिंग है. इफ दीज आर द मटेरियल मींस ये मेन चीजें हैं, इन्हीं के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट है. देन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट या जो उनके प्रिंसिपल्स हैं शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. तब ये नॉट एंटाइटल्ड, तब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकते, बिकॉज जो ये चीजें हैं ये वही पर्सन कर सकता है जो इसमें स्पेसिफिकली क्वालिफाइड होगा. Okay, so they cannot entitled to for the specific performance unless such party has already performed his this part. अगर ए लाइक ए और बी है, यहाँ पर सपोज कीजिए बी है जो कि क्वालिफाइड पर्सन है, मीन्स उसके अंदर कोई स्किल है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में नीडेड थी, बी ने अपना पार्ट कर दिया, ए नहीं कर रहा है. ठीक है, बी ने कर दिया, बाय चांस ए ने ये कहा था कि मैं इन रिटर्न आपको ये दूंगा, बी ने उसके लिए काम कर दिया. सपोज पेंटिंग वाला ही लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट सेशन का, तो बी ने पेंटिंग कर दी, ए नहीं अब अपना पार्ट कर रहा है, तो यहाँ पर अब दे आर नाउ एंटाइटल्ड. अब एंटाइटल्ड है क्योंकि जो जिनसे उनका रिलेशन है, इंटरेस्ट है जिस पार्टी में, वो अपना पार्ट कर चुकी है, स्किल या पर्सनल क्वालिफाइड पर्सन ने अपना पार्ट कर दिया है, अब दूसरी पार्टी का है, तो अब ये आके इस पर्सन के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं. ओके, दे आर नाउ एंटाइटल्ड and such performance by representative या principal is accepted by the other party. A ने जो by chance B ने जो पेंटिंग बना के दी थी, A उससे satisfied भी है, तो अब A को अपना पार्ट करना ही पड़ेगा. All right, then comes the second thing कि अब और चीज क्या है, और कौन सा पर्सन है जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है. That is where contract is of settlement on marriage. सेटलमेंट ऑन मैरिज से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स था उससे रिलेटेड कुछ है, डाउटफुल राइट्स.
इन दो केसेस में भी जो पार्टीज हैं वो स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंटाइटल्ड होंगी। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, ए है, ए इज लाइक बॉयज फादर एंड हेयर इज बी इज गर्ल्स फादर। ठीक है, ए और बी यहाँ पर है, ये है बॉय की साइड का फादर और ये है गर्ल साइड से फादर। इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें ए क्या कहता है बी को कि अगर आपकी बेटी मेरे बेटे से शादी करती है तो एक प्रॉपर्टी मेरे पास जो है वो मैं आपकी बेटी के नाम पर कर दूंगा, या वो प्रॉपर्टी आपकी बेटी के नाम पे कर दी जाएगी। ये ऑलरेडी बिफोर मैरिज सेटलमेंट हो चुकी है इनके बीच में। ठीक है, बेटा बेटी या डिफरेंट, वो शादी करेंगे वो चीज बाद में है, पर इन्होंने कह रखा है कि अगर मैरिज हो जाती है, आपकी बेटी शादी कर लेगी, तो मैं जो वो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पे कर दूंगा, आपकी बेटी के नाम पे कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हेयर बॉय गर्ल इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट पार्टी, एनी पर्सन हु आर बेनिफिशियली एंटाइटल्ड टू देम। यहाँ पर ऑलरेडी ए और बी के फादर हैं जो ये पार्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो एंटाइटल होगा, जो बेनिफिट्स जिसको मिल रहे हैं वो उन पार्टी को मिल रहे हैं। सो बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल कौन है, द बॉय और द गर्ल, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, अब बेटी बाय चांस शादी कर लेती है, ए अब प्रॉपर्टी देने से मना कर रहा है, मैरिज हो गई है, ए इज नाउ डिनाइंग कि मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, तो क्या बेटी अब जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है? यही ये क्लोज सी कहता है, यस, नाउ डॉटर कैन गो एंड शी कैन डिमांड द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट प्रॉपर्टी, कि लाइए अपनी प्रॉपर्टी को मेरे नाम पे करवाइए, शी कैन डिमांड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ऑल राइट, सो यहाँ पर क्या हुआ, जो पार्टीज सेटलमेंट ऑफ मैरिज या कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स में बेनिफिट्स जिनको मिलेंगे, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, सॉरी दिस इज द थर्ड, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, द रिमाइंडर मैन वेयर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंट्रस्ट बाय टेनेंट फॉर लाइफ। ठीक है, द रिमाइंडर मैन, आपको याद हो हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी किए थे, लाइक अनबोर्न पर्सन है जिसके नाम पे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, तो आपको सबसे पहले बीच में एक लिविंग पर्सन को करनी पड़ती थी, याद आया वही केस। जैसे ए है, यहाँ पे सी है, जिस अनबोर्न पर्सन को करनी है उसे, बट वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसको पहले ये एक लिविंग पर्सन के नाम पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ताकि उस लिविंग पर्सन के टाइम पे जब वो एग्जिस्टेंस में आ जाए तो वो उसके नाम पे प्रॉपर्टी जाए, यही था। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, रिमाइंडर मैन जो होता है where contract has been entrusted by the tenant for life। सपोज कीजिए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ, ए है, ठीक है, आपको फिर से समझ आ जाएगा, ए ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फॉर लाइफ टू द बी, कॉन्ट्रैक्ट में बोलता है कि जो ये प्रॉपर्टी है ये फॉर लाइफ आ रही है आपके पास, आपकी डेथ होते ही ये किसके पास जाएगी, सी के पास चली जाएगी, और उसमें इसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, मतलब वो उसके ही नाम की प्रॉपर्टी है, आपको तो मैं जस्ट फॉर बीच में एक मीडिएटर बना रहा हूँ। ठीक है, बी की डेथ के बाद तुरंत सी के पास आ जाएगी, और दैट्स वाई यहाँ पर जो मैंने रिमाइंडर मैन बोला है ये सी है, सी इज द रिमाइंडर मैन। ओके, तो ये एक टेबल बनी हुई है। अब यहाँ पर क्या है, आप कॉन्ट्रैक्ट के बाद बी की डेथ हो जाती है, सपोज कीजिए, ठीक है, और अब क्या है, सपोज कीजिए बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ, किसके साथ कर लिया, डी के साथ, कि जो मेरे पास ये प्रॉपर्टी फॉर लाइफ आई है ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, बी ने ड्यूरिंग लाइफ अपनी कॉन्ट्रैक्ट डी के साथ कर चुका था, बी की डेथ के बाद देखा जाए तो प्रॉपर्टी किसके पास जानी थी, सी के पास, बट ये किसी प्रकार से अब डी के पास चली गई, तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद बी की डेथ हो जाती है और अब सी डी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, दैट इज व्हाट रिमेन दिस क्लॉज इज सेइंग, क्योंकि उसका राइट ऑलरेडी पहले आ चुका था और वो एब्सोल्यूट राइट था, ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द डी टू क्लेम हिज इंटरेस्ट, टू क्लेम हिज प्रॉपर्टी। ऑल राइट बच्चे, समझ में आया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है, दैट व्हेन अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आपने एक कंसेप्ट सुना होगा एलएलपी, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप।
तो इस केस में भी क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स अमेलगमेटेड विद अनदर एलएलपी, एक एलएलपी है सपोज ये, और इन कॉन्ट्रैक्ट में ये एक नेक्स्ट, ये एक एलएलपी थी, ये एक एलएलपी है, ठीक है, एलएलपी 1 एलएलपी 2, इसके साथ अमेलगमेशन हो गया। अमेलगमेशन मींस दोनों मिल गई हैं पार्टीज। द न्यू एलएलपी व्हिच अराइजेज, दोनों के अमेलगमेशन में क्या होता है, जो भी पुरानी पार्टीज होती हैं या जो भी पुरानी कंपनीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं, और उनकी जगह जो एग्जिस्टेंस में आती है वो एक न्यू एलएलपी आ जाएगी, ठीक है, एक न्यू इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर में आ जाता है। सो यहाँ पर जो ये न्यू एलएलपी अराइज हो गई है आउट ऑफ दिस एमेलगमेशन, तो यहाँ पर ये जो पुरानी है इनका अगर कोई राइट्स है ये भी क्लेम कर सकती हैं। द सेम वे वेयर अ कंपनी इज एंटर्ड इनटू एनी अदर कंपनी, ठीक है, वो भी अमेलगमेशन होने के बाद एक नई कंपनी बन गई, तो यहाँ पर उनके भी राइट्स अराइज होते हैं, दे कैन ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिनकी डीलिंग्स पुरानी पार्टीज के साथ थी। सपोज इस एलएलपी 1 की डीलिंग किसी मिस्टर एक्स के साथ थी, तो अमेलगमेशन उनके बाद ये न्यू एलएलपी बनी, न्यू एलएलपी मिस्टर एक्स के अगेंस्ट अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है। ये अब यहाँ पर एक्स ये नहीं क्लेम करेगा कि वो तो एग्जिस्टेंट में रही नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, नो, this new LLP can claim a specific performance against Mr. X. The same way is in case of companies. Next is बच्चे आपका दिल्ली जुडिशरी सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में आया है ये एग्जाम में क्वेश्चन, जो मैं अभी करवा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। क्लोज एफ में, when the promoters of the company have before its incorporation entered into a contract for the purpose of the company, कंपनी ही आई है बट कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई, और उसके प्रोमोटर्स पहले किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से ही रिलेटेड है, समझ में आ रही हो बात, एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देन कंपनी, but such company has accepted the contract and have communicated such acceptance to the other party, तो ये भी आप स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा सकते हो अगेंस्ट दैट कंपनी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले देखिए सेक्शन 15 बात करता है हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर बात चल रही है कि अगर कोई कंपनी है और उसके प्रोमोटर्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी से ही, ठीक है, अभी तक बेशक कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई, बट जो इस पर्सन के साथ किया है वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं उस कंपनी से, या वो कंपनी किसी से करवा सकती है। नेक्स्ट पार्टी ये नहीं कह सकती कि कंपनी तो भी एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं है, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, नहीं, बेशक नहीं आई हो बट इनकॉर्पोरेशन होने वाली है, प्रमोटर्स ने कंपनी के नाम पे ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। All right, so this is what basically section 15 talks about, who may obtain specific performance, and I hope you understood it very well। बहुत बहुत important section है बच्चे, इसके questions अलग अलग clauses के प्री में भी आए हैं, मेंस में भी आए हैं, तो अपनी तैयारी ऐसे करो कि आपको पर्टिकुलर पता हो कि किस सेक्शन से क्या क्वेश्चन आ सकता है। With this, the session is over. Enjoy your day. Thank you.